नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकिशोर है। आज हम लोग इसमें एनसीईआरटी के हिस्ट्री वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं तुषार की यात्रा से। तो बताया जाता है कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, तो उसे रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। इसे कहानी है, आप इसको सुनिएगा, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। तेजी से दौड़ती हुई गाड़ी ने उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से आगे पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उनके कंधों पर हाथ रखकर कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी, तो बस इसके लिए कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं किया करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर तुषार के मन में इस तरह से क्वेश्चन क्यों आए। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग छोटे होते हैं तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आगे तुषार की यात्रा जो रेल से शुरुआत हुई थी वो किस तरह से आगे हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे से। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर लोग यात्रा, जब ट्रेन नहीं थे, इस तरह से हवाई जहाज नहीं थे, तो आखिर वो यात्रा करते थे या नहीं करते थे। चलिए कवर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो बताया जाता है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, जिन्हें आज हम लोग उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बताया जाता है कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से। मतलब कि वह शिकार करते थे और भोजन को संग्रह क्या करते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा आखेटक खाद्य संग्राहक। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार क्या करते थे और मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। उनके साथ साथ वह फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ या अंडे भी इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। वह ऐसा करने के कई कारण थे। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सा कारण है। तो पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। आप ही एग्जाम्पल को ले लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल कि आप एक ही जगह रहिएगा, आपके पास 10 बोरा 20 बोरा अगर अनाज दे दे तो कितना साल चलेगा? 2 साल, 5 साल, 4 साल, तो वह एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इसी तरह जो तभी के जो पूर्वज थे, जो मानव थे, वह एक जगह पर नहीं रहते थे, क्योंकि उसका जो पेशा था वो हमेशा शिकार करते थे, फल फूल खाते थे। तो वह एक जगह अगर रहेंगे तो सब वो खत्म कर देंगे, तो वह इसीलिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किया करते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ये पहला कारण समझ में आ गया। दूसरा कारण है कि वह जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन या मवेशी को अपना चारा ढूंढने के लिए वह एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करते थे। इसलिए वह इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। क्योंकि देखिए, अगर मान लो जैसे अभी तो हम लोग पशुपालन हो गए, जिस तरह से गाय, मुर्गी, कोई भी जिस चीज़ को खाना है उसको अपने पास रखते हैं, फिर उसको काट के खा जाते हैं। लेकिन पहले जानवर तो पशुपालन करते नहीं थे, तो वह शिकार किया करते थे। तो उसको, अब मान लो हिरन को शिकार करना है तो उसके पीछे लाखों किलोमीटर, 4-5 ऐसे 10 किलोमीटर तक उसको भागना पड़ता था। तो जिसके कारण वो भागते भागते जहाँ उसको लगे वहीं पर वो बसना शुरू कर दिए, जिससे रिलेटेड वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तीसरा जो कारण दिया है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम पर आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घुमा करते होंगे। देखिए, आपको भी पता होगा कि जस्ट एग्जांपल आम का सीजन ले तो आम भी समय पर ही आते हैं। तो अगर आप सोचिएगा कि नहीं हमको हमेशा चाहिए, तो ऐसा नहीं आएगा। तो इसीलिए बोला कि वो सब जितने भी जो मानव थे वह एक स्थान से समय के साथ जाते थे, कि जिस समय जिस फल का आने का था वह उस समय फिर खा लेते थे, फिर अपनी जगह दूसरे फल की
खोज में जाते थे ताकि उसको भोजन की आवश्यकता हो जाए। क्योंकि देखिए पहले के जो मानव थे उसका जो मेन प्रायोरिटी था वो था सिर्फ अपना पेट को पालन करना। क्योंकि देखिए पहले तो टेक्नोलॉजी बात की बात है, पहले तो अपना पेट जब भरा रहेगा ना, एक कहावत ये भी है कि जब आदमी का पेट भरा था तब उसके बारे कहानी सोचता है, बहुत सारे उसका ख्याल आता है। लेकिन जब आपका पेट भूखा हो ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस दिखेगा कि किसी भी तरह से मेरा जो भूख है वो मर जाए। तो चलिए मैं अभी आगे मैं आता हूँ इस टॉपिक में। देखिए हम लोग बहुत सारे कारण पढ़े, चौथा जो कारण दिया गया है कि यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी को या पेड़ पौधों को जीवित रहना संभव नहीं होता है। और वह पानी झील, और वो जो पानी मिलता कहाँ, उसे झील, झरना या नदियों में ही उसे मिलता है। तो यही, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी बताया जाता है कि सूख जाता था। तो बताया जाता है कि कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाती थी। तो इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्वियस सी बात कि आखिर लोग यात्रा क्यों करते थे, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया था, 4 टॉपिक हम लोग कवर किया कि वह ये सब कारण से वो यात्रा क्या करते थे पहले के मानव। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का जो प्रयोग है फल फूल काटने में, हड्डियों और मांस को काटने में तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल को उतारने के लिए भी क्या करते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। कुछ इमेज आपको दिया गया है कि किस तरह से पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो बताया जाता है कि पत्थर के औजारों का उपयोग इसमें दिखाया गया है कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने में किया जाता था। और बताया जाता है कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। क्योंकि देखिए अभी तो हम लोग टेक्नोलॉजी में है तो हम लोग को सब चीज़ का सुविधा पता है कि ये सुइया है, ये लोहा है, ये हथियार है। क्योंकि देखिए जब पहले जब मानव के पास कोई हथियार नहीं था तो उसने पत्थरों को हथियार बना लिया। अरे कहावत की बात करें तो आपको पता चलेगा कि जब हम लोग छोटे थे तो जब हम लोग को कोई मारता तो हम लोग को जो दिखे ईंट पत्थर तो हम लोग उससे मार देते, मतलब कि पत्थर एक हथियार था। ये जो पहले के जो मानव थे वो इस तरह से प्रयोग किए हुए थे। तो आज तो हम लोग टेक्नोलॉजी में आ गए तो हम लोग को अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे हथियार है कि तो जानवर से क्या किसी भी, क्योंकि देखिए पहले जो मानव था उसका जो मेन प्रायोरिटी था अपने आप को सेव करना। तो वो सेव कैसे करते थे, तब उसने हथियारों को बनाना शुरू किया। तो उस हथियार के तौर से जो आभूषण प्रयोग किया वो कौन सा था, वो था पत्थर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रहने की जगह निर्धारित करना, वह कहाँ कहाँ पे रहते थे। तो इसमें नीचे कुछ मैप दिया गया है, इसमें बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे मैप है जहाँ पर वे बोला कि पुरास्थल उसे बोलते हैं जहाँ पर वो लोग सब रहा करते थे। बताया जाता है कि जहाँ पर आखेट खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक मिले हैं। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान चित्रित किए गए हैं तथा कई इन पुरातन नदियों और झीलों के किनारे बसे गए हैं। तो देखिए आपको यहाँ दिखेगा जैसे कि बुर्ज होम हो गया, यहाँ देखिए मेहरगढ़ हो गया, यहाँ भीमबेटका देख सकते हैं क्योंकि भीमबेटका का काफ़ी सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्पल मिले। देखिए जो रेड वाला बताया जाता है जैसे कि हुंसी हो गया, कुरनूल गुफाएँ हो गया, ये देख सकते हैं। ये जितने भी जो बात करें ये जो स्थान है वहाँ पर मानव के रहने के एविडेंस मिले हैं। देखिए भीमबेटका को बताया गया कि ये जो भीमबेटका है अभी आधुनिक मध्य प्रदेश में आपको ये मिलेंगे। तो बताया जाता है कि इस पुरास्थल पर गुफाएं मिले हैं तथा कंदराएं भी मिले हैं और लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप या हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं आपको नर्मदा नदी के पास आपको मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जितने भी जो स्थान है बताया जाता है कि ये जितने भी जो स्थान बताया जाता है कि पत्थर के उपकरण से ही बने हुए थे। हाँ, पत्थर से कब जब भीमबेटका की बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों में वो आपको हम दिखने को मिलेंगे और वहाँ उसके साथ साथ बहुत सारे आपको चित्रकारी भी मिलेंगे। तो बोला कि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे तभी, क्योंकि इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ उन्हें पत्थर मिल सके। चलिए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, यहाँ एक सेल चित्र दिया गया। हाँ, ये पत्थर में इस तरह से डिजाइन बना हुआ है।
बताया जाता है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर ऐसे चित्र मिले हैं जो आपको दिख रहा है। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिलते हैं। इनमें से जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देख सकते हैं कि एक व्यक्ति किस तरह से एक बात हिरन को शिकार करते हुए दिखाया गया है। यह है भीमबेटका का कुछ चित्र दिया गया, देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे आपको ये दिखेंगे। वहाँ पे बताया जाता है कि आदि मानव मतलब आज से हम लोग जो पूर्वज थे वो रहा करते थे। पूरा स्थल की बात करें, पूरा स्थल उस स्थल को कहते हैं जहाँ पे हमें औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ दिए गए। वे जमीन के ऊपर, अंदर, बाहर कभी भी और समुद्र के नीचे या नदी के तल में पाए जाते थे। इन पुरास्थलों के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग खोज के बारे में पढ़ेंगे जो वो है आग की खोज, क्योंकि देखिए आग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक ह्यूमन को डेवलप करने के लिए। क्योंकि देखिए जब ये आग का डिस्कवर हुआ तो इससे मानव में एक क्रांति आ गया। जिस तरह से 4G से 5G आया, अभी शुरू होने वाले हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा कि देखिए जब हम लोग 2G में थे तो उतना देखिए इतना ये सब टेक्नोलॉजी का जो इंक्रीज था वो उतना नहीं था। लेकिन जैसे 4G आया इन सभी का एक क्रांति आ गया, एक रेवोल्यूशन आ गया। तो जब आग की खोज हुआ तो बात करें तो जो आदि मानव थे, जो पूर्वज थे, उनके लिए यह एक क्रांतिकारी से भी कम नहीं था। ऐसा क्यों? तो बताया जाता है कि आग की खोज कुरनूल की गुफा, बोला कि यहाँ राख के काफ़ी अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ आरंभिक लोग जो थे वह आग जलाना सीख गए थे। तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए भी क्या किया जाता होगा। वो कौन सा कार्य है? वह कार्य है प्रकाश के लिए, मतलब प्रकाश मतलब लाइट के लिए, या मांस को भूनने के लिए, या खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए। आज भी हम लोग आग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए आग अभी भी देखिए हम लोग भोजन कैसे होगा, अगर आग नहीं रहेगा तो आज भी हम लोग कच्चा मांस खाना पड़ेगा। लेकिन आग की खोज हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन क्यों आया? क्योंकि देखिए आजकल जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें आग का बहुत बड़ा योगदान है। तो बोला कि आग का प्रयोग तभी जो मानव थे वो क्या करते थे, लाइट प्राप्त करने के लिए। आज हम लोग देखिए लाइट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मांस को भूनने के लिए, क्योंकि देखिए जब आग का खोज नहीं था तो आदमी कच्चे मांस खाते थे। लेकिन जब इसका निर्माण हुआ तो क्या करना, उसका भोजन को बनाने में प्रयोग करने लगे, जानवरों को भूनने में, मांस को बनाने में प्रयोग करने लगे। या आग का प्रयोग जानवरों को, क्योंकि आग से अक्सर जानवर डरते हैं और जिसके कारण वो अब क्या किए, वो सेफ्टी के तौर से भी आग का प्रयोग करने लगे कि आग अगर हम जला कर रखेंगे तो वहाँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं आ सकेंगे। चलिए नाम और तिथियां पर कुछ हम लोग जानते हैं। देखिए हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उन्हें पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, याद रख लेगा। बोला कि ये दो शब्द यानी कि पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर से बना हुआ है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है बताया जाता है कि लगभग 20 लाख साल पहले से लगभग 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। बताया जाता है कि इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। किसी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में, कौन कौन भाग है? वह है आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उन्हें हम लोग मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय जो बताया जाता है कि लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक था। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें हम लोग माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे या हंसिया जैसे आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ पूरा पाषाण युग औजारों भी इसी दौरान बनाए जा रहे थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है और जिसे हम लोग नव पाषाण युग कहा जाता है। और यही नव पाषाण युग का मतलब है नया दौर। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं जो अगले अध्याय में हम लोग इसको जानेंगे। बताया जाता है कि अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें से हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की
वृद्धि हुई जो घास खाकर जिंदा रहा करते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार किया करते थे वे भी उनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। वे जानने लगे कि आखिर ये जो जानवर है वो उसके खाने का कौन सा फूड हैबिट्स है, वो किस समय अपने आप को उसका जो जनरेशन वह किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर वो अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की सोचने लगे और साथ ही इस काल में वह मछली की भोजन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के तौर से वो प्रयोग करने लगे। अब हम लोग पढ़ते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखिए, एक रेवोल्यूशन तो कब हो गया था, अब दूसरा रेवोल्यूशन बोलेंगे खेती और दूसरा हो जाएगा पशुपालन। चलिए पढ़ते हैं। बोला कि इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि वे यह अनाज कहाँ उगाते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वह एक किसान बन गए, जिसे हम लोग कृषक बनते हैं, वह कृषक बनते चले गए। इसी तरह से लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिन जानवरों को पालतू बनाया गया वह था कुत्ता, जिसको हम लोग जंगली कुत्ते का एक पूर्वज था। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने नज़दीक किए और उन्हें पालना शुरू कर दिए। ऐसे जानवर बताए जाते हैं कि झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली जानवरों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण में दिया गया है, देखिए, बताया जाता है कि यह दौर पर लोग उन पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को सहन कर सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उन्हें उगाने के लिए प्रयोग किया जा सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए भी चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से भी धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत छोटे और सींग छोटे हुआ करते थे। पता चला कि बसने की जो प्रक्रिया है वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया से शुरू हुई है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं और जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू जो जानवर बनाया गया था वो था कुत्ते के बाद भेड़ बकरी को। चलिए अब हम लोग एक पढ़ते हैं, एक नवीन जीवन शैली। देखिए, हम सब किसी पौधे के बीज को बोकर ये देख कर पता कर सकते हैं कि वह विकसित कैसे होते हैं और उसे विकसित होने में कितना वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल की उन्हें एक स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक या पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार को हटाने या जानवरों, चिड़ियों तथा उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोद दिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जानवर चलते फिरते एक खाद्य भंडार के तरह से, कि किस तरह से जानवर एक चलते फिरते खाद्य भंडार है। देखिए, जानवर अक्सर बच्चे देते हैं, आपको भी पता होगा, जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे हम लोग दूध भी प्राप्त कर सकते हैं। दूध के साथ साथ भोजन का एक अच्छा स्रोत भी है।
यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो पशुपालन भोजन का एक भंडार का एक तरीका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जानवर चलते फिरते यह खाद्य भंडार क्यों है, तो ये सब कारण बता सकते हैं जो आपको पता चल जाएगा। चलिए आए गए हम लोग जानते हैं कि आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में। तो बोला कि इनमें से बताया जाता है कि जहाँ भी जितने पुरातत्वविद हैं वह शुरुआती में क्या थे, कृषक थे और पशुपालकों के होने के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब कि वह खेती करते थे और पशुओं को पालते थे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम क्षेत्र में गए हैं, जिन्हें हम लोग आधुनिक कश्मीर में हैं, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। वास्तव में यह निर्देशित स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां भी थी। यह जांच के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष भी हैं। ऐसा लगता है कि यह गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं तथा इस तरह से हमें पता लग सकता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविद को कुछ पुरास्थलों को झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो वर्तमान पाकिस्तान में है। बताया जाता है कि बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी और उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनसे कई ऐसे चित्र मिले हैं या ऐसे आभूषण मिले हैं जो पूरा पाषाणकालीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए उन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें से वे औजार भी उन्हें मिले हैं जिनकी धार को और अधिक पैना मतलब और ज़्यादा नुकीला बनाने की कोशिश किया गया है तथा उन पर पॉलिश भी चढ़ाई गई थी। ओखली और मूसल का भी प्रयोग किया गया, जो इनका प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों को कूटने में या उसको तोड़ने में किया जाता था या उन्हें पीसने के तौर से भी किया जाता। आज भी हम लोग इन लोहरी पाटी, जिसको एक देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं, का प्रयोग आज भी हम लोग कर रहे हैं। आज हजारों साल बाद भी ओखली, देखिए यहाँ बाद में बोला कि ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह से प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो बताया जाता है कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर काफ़ी एक खूबसूरत चित्रकार अलंकरण भी किया गया है। जो बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने में किया जाता था, धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी क्या करने लगे। उनके साथ साथ लोग चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाजों को वह एक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब बन गए। इनके साथ साथ अब वह लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधों को वह उगाना शुरू कर दिया। बोला कि ये सभी परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, तो वहीं अन्य जगहों पर या अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान में धीरे धीरे लोग खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदलकर अपनी आजीविका चलाया करते थे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ यह बताया जाता है कि इसमें से ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाकों में सबसे पहले गेहूं, जौ और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। इनमें से आपको हिरन, सुअर जैसे जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ये क्वेश्चन है, चौकर आयताकार के घर कहाँ मिले? मेहरगढ़ में। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे भी मिले हैं, संभवतः जो कुछ भंडारण के काम आते होंगे। देखिए यहाँ मेहरगढ़ के घर दिखाए गए हैं कि मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे।
मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी या उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी लोगों का जीवन होता था, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ साथ कुछ सामान भी रख दिया करते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई बहुत सारी कब्रें भी मिली है जहाँ पर मृतक के स्थान पर एक बकरी को भी दफना दिया गया था। संभवतः इसे परलोक पर मृतकों के खाने के लिए भी रखा गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कब्र है, उसमें से एक कंगाल के बगल में एक बकरी का भी आपको हड्डी मिल रहा होगा। चलिए अब हम लोग एक्स्ट्रा की ओर बात करें, अब टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे फ्रांस में गुफा की जानकारी। बताया जाता है कि यह जो चित्र है वो फ्रांस के गुफा का है। यह पुरास्थल की खोज लगभग बताया जाता है कि 100 साल पहले, मतलब कि 4 स्कूली छात्राओं ने की थी, और इस चित्र के लिए लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बताया गया है। इनमें से कई जानवरों के चित्र भी मिले हैं, जिनमें से जंगली घोड़े, गाय, भैंस, रेनडियर, बारहसिंगा, सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है, और इन रंगों के लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर भी बनाया जाता था, या फिर उन्हें शिकारियों या शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए भी बनाया जाता होगा। तो देख सकते हैं कि ये जितने भी जो चित्र एक पत्थर में बनाए गए हैं वो पहले के जो पूर्वज थे, हमसे मानव जो थे, वो बनाए थे। हाँ, तो ये था पूरा टॉपिक, हम लोगों ने पूरा कवर किया कि आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा जो टॉपिक है आपको काफ़ी समझ में आए होंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है हम लोग बहुत जल्द उसको कवर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।